नमस्कार साथियों। बहुत दिनों के बाद जो है आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का जो है मैथ। इसमें जो है बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए और हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। तो इसमें जो है इस कई वीडियो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कई वीडियो आएगी और इसका पीडीएफ भी जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए जो है हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 306 और 657 का मौसा दिया है 9 और इसका लौसा जो है पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का जो लौसा होता है, ठीक ना, क्या होता है? दो संख्याओं का, ठीक ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, सॉरी, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। अब यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं कितना? 306 और 657, ठीक ना। तो ये संख्या का गुणनफल हो गया बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें निकालना है और दिया क्या है? एचसीएफ दिया है। कितना दिया है? 9। अब हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? तो 306 657 और हम भाग कर देंगे किससे? 9 से। 9 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा बिल्कुल आसानी से। 9 3 27, कितना बचेगा? 27 और 3 30, 3 बचा 36। तो 9 चौको 36, तो 34 और 657, ठीक ना। अब हम इनका जो है गुणा कर लेते हैं, 34 का और 657 का। तो ये 657 में 34 ऐसे आप जल्दी से गुणा कर लेंगे। 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 छक्के 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक 18 और 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 हासिल 2, ठीक ना। 22 338, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ जो है हम जो है एकदम पहला फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और चलेंगे जहाँ तक हो जाए, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, जहाँ तक कवर हो जाए, ठीक ना। कम से कम 3 चैप्टर तक चलेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको सारा प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस विधि से जो है आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं जो हम बताएंगे, चाहे कड़ी में 2 दिया हो, चाहे कड़ी में 3 हो, चाहे कड़ी में 5 हो, ठीक ना। ज़्यादातर यही आते हैं, या तो कड़ी में 2 आएगा, या कड़ी में 3 आएगा, या कड़ी में 5 आएगा, ठीक ना। एकदम इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है 5 नंबर का जरूर है, ठीक ना। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या, ठीक ना। हम मान लेंगे कि कड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं A/B, ठीक ना, P/Q, ठीक है। जहाँ A और B क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ A व B सअभाज्य, सअभाज्य का मतलब होता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक रहेगा। मतलब ए और बी का जब आप मौसा निकालेंगे तो एक आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 आ जाए, या 3 आए, या 4 आए, 5 आए, नहीं, एक आएगा। जैसे हम इसको 2 ले लिए और इसको 3 ले लिए। अब आप 2 3 का मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? एक होगा। जैसे 4 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, अच्छा 11 ले लिए, 17 ले लिए, चाहे 11 ले लिए, 21 ले लिए। मतलब इस तरह का नंबर पेयर जाता है कि इनका मौसा क्या है? एक आए। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या? सअभाज्य। को प्राइम नंबर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। तो देखिए अब जब हम इसको मान लिए हैं, ठीक ना, मान लिए हैं क्या? ए और बी को सअभाज्य संख्या।
मतलब ए और बी केवल एक से कटेगा, अन्य किसी नंबर से नहीं कट सकता। अब हम एक काम करें कि दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं, ठीक ना। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक ना। तो हम यहाँ इसको जो है इधर गुणा कर दें और इसको सीधा लिखें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। कि यहाँ जो है आया कि ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। मतलब क्या है कि ए स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 5 है और बी स्क्वायर कुछ भी है। मतलब कि हम इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये कटेगा। जैसे समझिए कि अगर हम 20 का मल्टीपल लिखें तो 20 के मल्टीपल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक ना। मतलब कि 2 भी आएगा। जैसे कि इसको 20 को क्या काट सकता है, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, ऐसे, ठीक ना। ये नंबर जो है इसको काट सकते हैं। अगर वही हम आपको समझ कि जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है, ठीक ना। अब अगर जो है हम 16 को 4 से भाग दें, हम ये कहें कि 16 जो है वो 4 से कट जाएगा। अब 16 चूंकि है क्या, तो 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक ना। तो अगर 4 का स्क्वायर 4 से कटता है तो इसका जो रूट होगा, यानी कि 16 का रूट क्या होगा, 4, तो ये भी 4 से कटेगा। सही बात है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये कटेगा। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि अगर ये ए स्क्वायर 5 से अगर कटता है, ठीक ना, क्योंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित, 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, ए, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी। ऐसे ही आपको पूरा एकदम लिखना रहेगा, छापना रहेगा। 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब इधर का चीज़ जो है हम हटा दें, या जो आपको समझाने के लिए, देखिए वीडियो थोड़ा सा धीरे चलेगी। अगर आपको जो है तेज समझना है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। समझिए, यहाँ तक समझिए कि जैसे कड़ी में 5 को हमें सिद्ध करना है कि अपर में, तो हम ये मान लिए, एक जो है उल्टा मान लिए, क्या कि कड़ी में 5 पर में है। अगर कड़ी में 5 पर में संख्या है तो ये जो है क्या होगा, इसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब a बटे बी के रूप में लिख लिए। इन दोनों पक्ष का अगर हम स्क्वायर करें तो कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 होगा और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ठीक ना। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के गुणनफल में क्या है, 5 भी है और बी स्क्वायर भी है, ठीक। यानी कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। अगर ए स्क्वायर 5 से कट रहा है तो इसका जो रूट होगा, यानी कि ए को भी 5 काटेगा। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अगर 5 जो है 5 इस ए को विभाजित कर रहा है, ठीक ना, तो हम ये मान सकते हैं इस ए को कि ए जो है वो 5 का मल्टीपल है। ये क्या है, 5 का मल्टीपल। बात समझ में आ रही है? जैसे समझिए, अगर 5 के जो मल्टीपल रहेंगे, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक ना, ये सभी 5 के मल्टीपल हैं तो ये 5 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो उसी तरह से ये 5 जो है ए को काट रहा है, यानी कि ए बराबर हम 5 का मल्टीपल मान लें, तो ए बराबर क्या मान लें, 5c, ठीक ना। ए बराबर क्या मान लें, 5c मान लें। अब चूंकि ए स्क्वायर इधर है तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना। यहाँ हम लिख देते हैं अतः ए बराबर 5c। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर हमने यहाँ ले जा करके रख दें, तो ए स्क्वायर का मान आ गया क्या, 25c स्क्वायर, ठीक ना। तो इस प्रकार
25c² बराबर 5b²। अब यहाँ 5 से हम इस 25 को काटें तो ये कटेगा 5c² बराबर b²। मतलब इसको अगर इसके जैसा लिखें तो आपको दिखाई एकदम साफ दे रहा होगा कि b² बराबर क्या आ गया, 5c²। ठीक ना। मतलब क्या है कि अब ये 5 इस b को भी विभाजित कर रहा है। अब वही चीज़ यहाँ देखिए कि 5a² को विभाजित कर रहा था तो 5a को भी काट रहा है। वहीं अगर 5b² को काट रहा है तो 5b को भी काटेगा। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ फिर हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए कहाँ आ गया, हाँ ये वाला, कि चूंकि 5b² को विभाजित करता है, 5 जो है b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर 5 जो है, 5 अगर b² को काट रहा है तो 5 क्या होगा, b को भी काटेगा। ठीक ना। तो अब जो है हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब हम यहाँ माने कि कड़ी में 5 a/b, जहाँ a और b क्या हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका जो है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आ गया कि यहाँ 5 जो है a को काट रहा है और 5 जो है b को भी काट रहा है, यानी कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ हम माने कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं, 1 है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये विरोधाभास हमें उत्पन्न हुआ। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, हमारी गलत परिकल्पना से उत्पन्न हुआ कि हम कड़ी में 5 को क्या मान बैठे, परिमेय संख्या मान बैठे। इससे प्रूफ होता है कि कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये चीज हमें लिखनी होगी, समझ रहे हैं। तो ये जो है इसको बना देंगे समीकरण 1 और इसको जो है बना देंगे समीकरण 2 और लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 5 a व b को विभाजित करता है 5 जो है a और b को विभाजित करता है, परंतु इससे हमको तो इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, समझ रहे हैं कि इनका जो है एक के सिवा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। ठीक ना। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a व b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक ना। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारी गलत परिकल्पना है। ठीक ना। तो ये जो है गुणनखंड नहीं है, अतः लिख देंगे कि कड़ी में 5 क्या है, एक और परिमेय संख्या है। ठीक ना। तो इस तरह से जो है आप पूरा ये टोटल लिखेंगे तो आपको जो है पूरा 5 के 5 नंबर मिलेंगे। ठीक ना। तो आप जो है इसको नोट करिए और हम जो है लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक ना, फिर वैसे ही करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, घबराइए मत। कि माना 6 प्लस कड़ी में 2
एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। हम इसको माने कि ये परिमेय संख्या है, अतः हम इसको लिख सकते हैं कि 6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर ए बटे बी। अब यहाँ सहभाज्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम इसको परिमेय माने इसलिए इसको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करें कि कौड़ी में 2 को लिख सकते हैं ए बटे बी और 6 को इधर भेज दें तो -6 हो जाएगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि हम पहले ही ए बटे बी को हम परिमेय संख्या माने और -6 इसको भी क्या माने, परिमेय संख्या माने हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये कौड़ी में 2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि कौड़ी में 2 परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय संख्या है। और चूंकि यहाँ क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, दोनों तथ्य आपस में क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। यहाँ निष्कर्ष ये कह रहा है कि अगर ए बटे बी परिमेय संख्या है, ठीक ना, तो ये 6 भी क्या है, परिमेय है, इसलिए ए बटे बी -6 ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। इस हिसाब से कौड़ी में 2 क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन हम अब कौड़ी में 2 पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम पूरा इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन हम पहले से जान रहे हैं क्या कि कौड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये कह रहा है कि परिमेय, लेकिन यहाँ हमें पता है कि कौड़ी में 2 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अब ये दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट क्यों हो गए, क्योंकि हमारी परिकल्पना ही क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो चूंकि 6 पूर्णांक है इसलिए ए बटे बी -6 भी, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अतः कौड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। कौड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। परंतु परंतु इससे इस तथ्य का परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, क्या विरोधाभास होता है कि कौड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास क्यों हुआ, तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है। कौन सी गलत कल्पना, कि 6 प्लस, ये जो हम कल्पना माने हैं कि 6 प्लस कौड़ी में 2 परिमेय है, ठीक ना। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है कि 6 प्लस कौड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः निष्कर्ष, ठीक ना। अतः निष्कर्ष, ठीक ना। अतः निष्कर्ष निकलता है है कि, देखिए कलर चल ही नहीं रहा है, इसको लेते हैं कि 6 प्लस कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, और कहीं पर जो है दिक्कत हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चौथा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद, ठीक ना, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है
इसके सत्यता की जांच करना है। तो पहले इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक इसका निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड कैसे होगा? तो यहाँ है 10, ठीक ना, और 10 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूना के 10, 5 और 2 7, ठीक ना, ऐसे। तो एक्स स्क्वायर 5x, ठीक ना, और प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे, जल्दी से हो जाएगा, और इसमें से 2, ये 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 और x प्लस 2, ठीक ना। अब लिखेंगे शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो गुणनखंड हुआ है ना, इस गुणनखंड को हम शून्य के बराबर करेंगे, ठीक ना, शून्य के बराबर करेंगे। अब इनका गुणनफल 0 है, तो या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा, ठीक ना। तो x प्लस 5 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या आएगा? -5। इसी तरह से x प्लस 2 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। अब -2 आया तो ये दोनों शून्य का है, ठीक ना। पहले वाले शून्य को अल्फा नाम देते हैं और दूसरे वाले शून्य को बीटा नाम देते हैं। क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 की तुलना, इसकी तुलना जो है हम करेंगे किससे? द्विघात के व्यापक बहुपद से। की तुलना द्विघात के व्यापक, द्विघात के व्यापक बहुपद क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, b बराबर 7 मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा? c बराबर 10 मिलेगा। अब जो है हम जांच करते हैं, ठीक ना। ये हो गया शून्यक और ये हो गए शून्यक के गुणांक, ठीक ना। तो शून्यकों का योग, शून्यकों शून्यकों का योग, ठीक ना। अब शून्यकों का योग अगर हम करें तो -5 और प्लस माइनस का 2, और शून्यकों का योग होता क्या है? तो शून्यकों का योग होता है माइनस का b और बटे में a, ठीक ना। अब जो है हम इसको देखें, ठीक ना। तो -b बटे में a, तो -b तो हो जाएगा -7, और a कितना है? 1, जो कि कितना आ गया? -7 आ गया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो दोनों क्या आया? बराबर आया। इनको जोड़े और फार्मूले माने गुणांक से किए तो दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल अगर हम गुणा करें तो -5 गुणे -2, ठीक ना, बराबर क्या होता है? c बटा में a। अब c का मान आप देखिए तो 10 है और a का मान 1 है, तो ये क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से जो है ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। अगर वीडियो आपको धीरे लग रहा तो आप इसको तेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कड़ी में 2 और 1/3 है, ठीक ना। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। क्या दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना? कड़ी में 2 और गुणनफल कितना है? 1/3। और क्या बनाना है हमें? द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक ना।
तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो व्यापक फार्मूला होता है वो होता है कि के एक्स स्क्वायर, ठीक ना, फिर माइनस शून्यकों का योग यक्स और फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, ये होता है। देखिए के इसमें नहीं गुणा किए ना, के सब में रहता है के, और फिर यहाँ भी के, ठीक ना, के सभी में रहेगा। तो हो जाएगा समीकरण क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के, शून्यकों का योग कितना है, कौड़ी में 2 और यक्स, और उसके बाद के और गुणनफल कितना है, 1/3 है, ठीक ना। अब यदि के बराबर हम 3 ले लेते हैं, देखिए अब आपको कैसे पता कि यही लेंगे, तो जो बटे में रहता है ना हर में, वही के की वैल्यू लिया जाता है। तो यदि के बराबर 3, ठीक है, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 कड़ी में 2 यक्स, और ये हो जाएगा 1, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। अगर आप इस द्विघात बहुपद के शून्य को निकाल के और उन शून्यकों को जोड़ेंगे तो कड़ी में 2 आएगा, और उन शून्यकों का गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो है कि ये सवाल आपका 5 नंबर वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और इसको लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, ठीक ना, क्योंकि पढ़ाने का जो है रुपया पैसा आपसे ले नहीं रहे हैं, तो फ्री में आप सब्सक्राइब भी करिए। 6 दिया है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यही लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो एक जो है हमको मानना है, ठीक ना, एक कलम का और एक पेंसिल का, तो अलग अलग मानते हैं, ठीक ना। तो माना एक पेंसिल, ठीक ना, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य वाई रुपया, ठीक ना। पेंसिल का मूल्य माने 100 रुपया और कलम का मूल्य मान लिए वाई रुपया। तब प्रथम शर्त पहली शर्त में क्या कहा, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। 7 कलम, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y, और कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। ये बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, ठीक ना। इंक बहुत तेज खत्म हो जा रही है भाई। उसके बाद अब द्वितीय शर्त, तो लिखेंगे द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 को पेंसिल का 7x, 5 कलम का 5y, कितना रुपया है 46 रुपया, तो बराबर 46, ये हो गया समीकरण 2, ठीक ना। इस तरह से समीकरण जो है बन गया। अब कह रहा है कि इस समीकरण को, ठीक ना, इस समीकरण को जो है ग्राफी विधि से बताइए, मैंने एक कलम और एक उत्वा का। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ अब बनाएंगे, ठीक ना। तो ग्राफ बनाने से पहले हम इनके लिए सारणी निकालेंगे, ठीक ना। किसके लिए, समीकरण 1, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएं, और इसमें जो है हम एक्स वाई का मान निकालें, ठीक ना। देखिए ये x
और ये y। अब समीकरण 1 में देखिए, अगर x का मान हम 0 करते हैं तो क्या बचेगा, है 0 तो ये खत्म, 7y बराबर 50, तो y बराबर क्या आएगा 50/7। फिर अगर हम y का मान 0 कर दें तो x का मान क्या हो जाएगा, तो है y का मान 0 तो ये खत्म, तो 5x बराबर 50, तो ये आ जाएगा 10। ठीक ना, इस तरह से ये मान हमको मिला। इसी तरह से हम बनाएंगे किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। ठीक ना, समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। यहाँ x और यहाँ y। x का मान यहाँ 0 कर दें, x का मान 0 करेंगे, x खत्म, 5y बराबर 46, तो y बराबर आएगा 46/5। अब y का मान हम 0 कर दें तो x का मान क्या आएगा 46/7। 46/7। ठीक ना, अब हम इसको जो है ग्राफ पर दर्शाते हैं। देखिए, ग्राफ पर दर्शाने के लिए क्या किया जाए, हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया x अक्ष और ये हो गया y, इसको x डैश और इसको y डैश। अगर आप इसमें मान देखें, ठीक है ना, तो मान जो है अगर 7 से हम भाग करें तो 7 7 49। ठीक ना, यहाँ 7 छक 42 और ये 5 9 45, हाई 9 के करीब में जा रहा है, हाई 6 के करीब में, हाई 10 है और हाई जो है 7 के करीब में, मतलब 10 के अंदर ही है। तो हम दो दो का जो है डिवीजन कर देते हैं। ठीक ना, दो दो का डिवीजन या चाहे 3 3 का डिवीजन। तो देखिए 2 4 6 8 10 12। ठीक ना, इसी तरह से इस पर भी 2 4 6 8 10 12। फिर इस पर भी 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ठीक ना, ऐसे कर देंगे। आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक ना, अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 और 12 इधर भी लिख सकते हैं, ये 2 4 6 8 10 और 12। फिर इसको भी 2 4 6 8 10 और 12। ठीक ना, है नीचे माइनस रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, सब नीचे माइनस रहेगा। ठीक ना, माइनस इधर का भी जो है दर्शा सकते हैं। अब जो है हम इनको दर्शाएं। ठीक है, अब पहला वाला देखिए, इस वाले को x का मान 0 है तो y का मान क्या है 50/7। x का मान 0 y पर मिलता है और y का मान 0 x पर मिलता है। ठीक ना, तो y का मान कितना है 50/7। अगर 50 में 7 से भाग करें तो कितना आएगा 7 7 49। ठीक ना, 7 7 49 होता है ना, यानी कि 7 बार, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हाई 6 है 8 है, 6 8 के बीच में 7 रहेगा और इसके तनिक सा ऊपर क्या आ जाएगा वही आएगा। तो इसको लिखेंगे 0 और 50/7। ठीक, फिर दूसरा क्या है 10 और ये 0, x का मान 10 और y का मान 0, तो ये x का मान 10 और y का मान 0। अब यहाँ से जो है हम ऐसे रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये पहली रेखा। अब इसको दर्शाते हैं दूसरी वाली को। दूसरी वाली में x का मान 0 है, y का मान कितना है 46/5। अगर 46 में 5 से भाग करें तो 5 9 45। ठीक ना, लगभग 9 बार भाग जाएगी, तो ये 8 हो गया और जस्ट इसी के ऊपर क्या रहेगा 9। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना 0 और 46/5। दूसरा 7 छक 42, 6 बार जाएगा। ठीक ना, 7 छक 42, 42 और ये 4 तो 7 5 35, लगभग 6.5 जा रहा है, 6.5। तो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक ना, ये बिंदु क्या रहेगा, ये बिंदु रहेगा
46/7 और कामा 0। अब इसको मिला देंगे। ठीक ना। अब इसको जब हम मिलाए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है काट दिया। ठीक है। अब दरअसल जो है थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको कि यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक ना। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ थोड़ा सा निकालना कठिन आपके लिए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम स्केल से माप करके हाई पूरा पैमाना खींचे नहीं है। लेकिन अगर देखें तो हाई जो है 2 और 4 के बीच में 3 के लगभग में आएगी वैल्यू, और हाई 4-6 के बीच में यानी वाई की वैल्यू 5 के लगभग में आएगी। ठीक ना। तो इसको पता करने के लिए इन दोनों को हल कर दीजिए। ठीक ना। शॉर्टकट तरीका यही है। वैसे आप देखने जाएंगे तो करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक ना। तो 5x देखिए इसमें जो है ना इनके गुणांक को बराबर कर देते, इसमें 7 से इसमें 5 से। 7 से करेंगे 7×5 = 35, 7×7 = 49 और 7×5 = 35। इसमें 5 से कर देते हैं तो 35। ठीक ना। और 25 और 5 से कर देंगे तो 5×6 = 30 और 5×4 = 20 और 3 = 23। अब घटा देते हैं। ठीक है, पहले ही कट गया। और है 9 में से 5 जाए 4 और ये 2, और इसको घटा दें। 5 में से 3 जाए 2, 3 में से 2 जाए 1। ठीक। तो y बराबर 20×5 = 100 और 4×5 = 20। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आया कि नहीं? हम कह रहे थे ना कि 5 के करीब में आएगा, और देखिए 5 आया भी। जब ये y का मान 5 आ गया तो y का मान हम 5 रख देते हैं। तो 7x 5×5 = 25 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 - 25। तो कितना? 6 में से 5 जाए 1 और 4 में से 2 जाए 2। ठीक। तो 7 से भाग करेंगे 21 में तो 3 बार, तो x बराबर 3। देखिए एकदम सही अनुमान हम लगाए हैं कि नहीं जो। ठीक ना। तो यहाँ का मान कितना आया? यहाँ का मान आ गया, x का मान आया 3 और y का मान आ गया कितना? 5। ठीक ना। इसकी जरूरत नहीं, ये आप रफली करेंगे। ठीक है। आप सोचेंगे, आप भ्रम में रहेंगे कितना आ रहा है कितना आ रहा है, ऐसे हल कर लेंगे तुरंत आ जाएगा। तो लिखेंगे कि एक क्या है, पेंसिल है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य x है ना, तो x बराबर 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य y है ना, तो y बराबर 5 रुपया। इस तरह से करेंगे कंप्लीट। और ग्राफ वाला तो 5 नंबर से ऊपर में ही आता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से नोट करिए, और वीडियो को जो है 1-2 बार 3 बार जरूर देखिए, ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।